बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम ENG 201 के शॉर्ट लेक्चर्स की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज़ में हम इंशाल्लाह आज का हमारा ये पहला लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कौन कौन सी इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और किस तरह से हमने इस सब्जेक्ट की, इस कोर्स की प्रिपरेशन करनी है मिड टर्म के लिए। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको मैं इम्पोर्टेंट क्विज़ और शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह भी बताऊंगा, और मैंने जो हैंडआउट्स हैं वो हाईलाइट किए हुए हैं ताकि आपको मुश्किल ना बने, आपको पता चल जाए कि क्या कुछ आपने करना है और क्या कुछ नहीं करना। जो चीज़ें नहीं करवाने वाली वो मैंने बिल्कुल भी आपको इधर हाईलाइट नहीं की हुई। तो इंशाल्लाह आपको शॉर्ट टाइम में प्रिपरेशन करने का मौका मिलेगा। तो इससे पहले रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि सबका भला हो सके। तो करते हैं लेक्चर स्टार्ट जी। तो इसमें सबसे पहले हमारे कोर्स का जो टाइटल है वो है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन। तो इसका इंट्रो हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें लेक्चर्स आउटलाइंस हैं, इसको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन। देखें, ये जो बुक का हमारा मकसद है पढ़ने का वो क्या है। तो उसने लिखा हुआ है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोर्स इज़ टू इक्विप द स्टूडेंट्स विद स्किल्स दैट विल इनेबल देम टू कम्युनिकेट क्लियरली एंड कंसाइजली इन डाइवर्स बिजनेस सिचुएशंस। देखें, इसका जो मेन मकसद है कोर्स का, वो अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं या आप जॉब कर रहे हैं तो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना है कि आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं तो आपको कम्युनिकेशन का पता होना चाहिए। तो ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आप कम्युनिकेट कर सकेंगे, ठीक है। तो इस कोर्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। कौन से दो हिस्से हैं? ओरल रिटन कम्युनिकेशन और ओरल कम्युनिकेशन जी। अच्छा, रिटन कम्युनिकेशन और ओरल कम्युनिकेशन क्या होते हैं, क्या होती है, ये आपको ये मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। रिटन कम्युनिकेशन, देखें, जो हम लिख के कम्युनिकेशन करते हैं वो रिटन कम्युनिकेशन होती है। इसमें हम क्या कवर करेंगे? विल कवर प्लानिंग, स्ट्रक्चर्स, स्टाइलिस्टिक इशूज़। द स्टूडेंट्स विल लर्न, इससे क्या सीखेंगे स्टूडेंट्स? विल लर्न मेमोज, ठीक है, मेमो किस तरह लिखते हैं, लेटर्स किस तरह लिखते हैं, प्रपोजल्स, शॉर्ट एंड लॉन्ग रिपोर्ट्स, ETC, ठीक है। ये चीज़ें हम इसमें लिखना सीखेंगे और हमें पता चलेगा कि रिटन कम्युनिकेशन क्या होती है। उसके बाद दूसरी टाइप है इसकी ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन असल में जो ज़ुबानी कलामी बात करना, ठीक है, जैसे मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ तो ये मैं ओरल कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, ठीक है, ये ओरल कम्युनिकेशन होती है। तो इसमें हम क्या कवर करेंगे? प्लानिंग, ठीक है, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ इफेक्टिव प्रेजेंटेशंस, ग्रुप बिहेवियर्स, प्लानिंग एंड कंडक्टिंग इफेक्टिव मीटिंग्स, ये चीज़ें इसमें कवर करेंगे, ठीक है। ये दो इसके कोर्स के मेन टॉपिक हैं, ठीक है, ये आपने याद रख लेने हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs भी है, ठीक है। ये वाला, इसकी दो टाइप्स जो हैं कोर्स की, ये इंपॉर्टेंट क्विज़ है, जो आपके क्विज़ आते हैं उसमें ये अक्सर आ जाता होता है। उसके बाद ये बुक वगैरह के वेबसाइट और बुक के लिंक वगैरह दिए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, ये आपको वैसे पता होना चाहिए, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं इंपॉर्टेंट, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंट क्या है जो आप कोर्स पढ़ रहे हैं। देखें, इसकी इंपॉर्टेंट यही है कि आप क्या कर सकते हैं, इसको सीखने के बाद आपके कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो सकते हैं। आपको बात करने का पता चल जाएगा कि आपने बिज़नेस में किस तरह से लोगों से बात करनी है, किस तरह से उनको डील करना है, ठीक है। और ये एग्जांपल आप समझने के लिए ये एग्जांपल देख सकते हैं, ये बिल्कुल और ग्राफ भी उन्होंने बना के दिखाया हुआ है आपको समझाने के लिए, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है और क्विज़ भी बन सकता है। कहता है, जब आप अपनी जॉब पर होते हैं, एट योर जॉब, राइटिंग वेल कैन ब्रिंग यू मैनी पर्सनल बेनिफिट्स एज वेल। जब जॉब पर आप अच्छा लिखेंगे तो उसके आपको कुछ फ़ायदे हो सकते हैं। क्या फ़ायदे हैं? ये फ़ायदे हैं, रिकॉग्निशन इन द फॉर्म ऑफ फ्रेज, रेजेस, प्रमोशंस, ठीक है जी। ज़ाहिर बात है, जब आप
अपने जॉब पर या बिज़नेस में आप अच्छा लिखते हैं तो आपको कुछ फ़ायदे होंगे, आपकी प्रमोशन हो सकती है, ठीक है। आप अगर एक समझ लें सीट पर हैं, आपकी प्रमोशन होके आप का जो है वो रैंक बढ़ सकता है, ठीक है। इसी तरह ये सारा एग्जाम्पल दी हुई है, ये आप रीड करने वाला है, इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, आप रीड कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक राइटिंग एट वर्क। ये बड़ा इम्पोर्टेंट समझने वाली बात है। देखें, मैं सिर्फ ये जो है ना, इस पे रीडिंग पे फोकस नहीं कर रहा। रीडिंग आप खुद भी कर सकते हैं, मैं आपको एप्लीकेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आप रीडिंग खुद कर सकते हैं, मैंने हाईलाइट किया हुआ है, आप रीड करें और मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि ये चीज़ है क्या, ठीक है। तो देखें, राइटिंग एट वर्क डिफर्स फ्रॉम राइटिंग एट स्कूल, ठीक है। जो हम स्कूल में लिखते हैं और वर्क प्लेस पर लिखते हैं, उन दोनों में बहुत फ़र्क होता है। लिखने में क्या फ़र्क होता है, पर्पज़ ऑफ राइटिंग, इसमें हम देखेंगे क्या फ़र्क होता है। देखें, एज अ स्टूडेंट यू कम्युनिकेट फॉर एजुकेशनल पर्पज़, ठीक है। आप एजुकेशनल पर्पज़ के लिए लिखते हैं। फॉर एग्जांपल राइटिंग टर्म पेपर और टेकिंग द रिटन एग्जाम्स, ठीक है। जैसे आप एग्ज़ाम वगैरह में लिखते हैं तो ये आपका मकसद होता है एज अ स्टूडेंट। इन कंट्रास्ट जब आप एक एम्प्लॉय के तौर पर लिखते हैं तो आपका जो मकसद होता है वो क्या होता है, इंस्ट्रूमेंटल पर्पजेस, ठीक है। आपके कुछ और पर्पज़ होते हैं। मिसाल के तौर पर ये नीचे जो समझाया हुआ है, एट स्कूल, स्कूल में आप क्या करते हैं, जब आपको फॉर एग्जांपल एक ऐसे दे दिया जाता है लिखने के लिए, तो आप क्या करते हैं, आप उतना लिखते हैं जितना आप लिख सकते हैं, ठीक है। जितनी आपके पास इंफॉर्मेशन है आपने मुहैया कर देनी है, ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन वर्क प्लेस पर आप क्या करते हैं, आपने सिर्फ नीडेड मटेरियल मुहैया करना होता है, ठीक है। जो ज़रूरत है रीडर को वो आपने मुहैया करना है। उसके अलावा अगर आप करेंगे तो आपको नुकसान होगा, ठीक है। आपके कुछ डिसएडवांटेज होंगे। क्या नुकसानात होंगे अगर आप ज़्यादा मटेरियल मुहैया कर देते हैं, तो उसके ये दो नुकसान होंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्विज़ भी है और शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है। डिक्रीज्ड एफिशिएंसी, इंक्रीज्ड फ्रस्ट्रेशन। डिक्रीज्ड एफिशिएंसी, आपकी एफिशिएंसी डिक्रीज हो सकती है, ठीक है। इंक्रीज फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन कहते हैं नाकामी को, ठीक है। आपकी नाकामी इंक्रीज हो सकती है, यानी कि बढ़ सकती है अगर आप एक्स्ट्रा रीडर को, यानी कि जितनी उसको ज़रूरत है उससे ज़्यादा आप उसको अगर ये देते हैं इंफॉर्मेशन। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ऑडियंस जी। तो ऑडियंस क्या होता है, ऑडियंस वो चीज़ होती है जो आप जिससे कम्युनिकेट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन जो आप कर रहे हैं, जो लोग सुनने वाले हैं आपकी कम्युनिकेशन, उसको हम ऑडियंस कहते हैं। तो ये फिगर के साथ उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से ये एक चीज़ समझाई हुई है। ये देखें, अगर आप एक क्लासरूम में हैं, ठीक है, क्लासरूम में हैं, आप क्लासरूम में हैं, आपकी कम्युनिकेशन होगी सिर्फ इंस्ट्रक्टर से, ठीक है, सिर्फ आपके टीचर से होगी। लेकिन जब आप ऑन द जॉब, जब आप जॉब पर हैं, तो आपकी कम्युनिकेशन जो आपके अंडर लोग हैं उनसे भी हो सकती है, ठीक है। और उसके अलावा आपके ऊपर जो मैनेजर है, आपकी कम्युनिकेशन उससे भी होगी, और मैनेजर की फिर ऊपर कंपनी एग्जीक्यूटिव्स के साथ भी कम्युनिकेशन होगी। तो ये इससे बहुत बेहतरीन तरीके से, ये बिल्कुल वही चीज़ें जो ऊपर आपने फिगर से समझ ली है, वही चीज़ आप रीड कर सकते हैं। उसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा इस लेक्चर का, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। जब हम कोई कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, तो रिटन कम्युनिकेशन में हम कौन कौन सी चीज़ें लिख सकते हैं, तो वो कौन सी हैं, मेमोज, ठीक है, ये मेमोरेंडम का मुखफ़फ़ है। उसके बाद बिजनेस लेटर्स लिख सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस लिख सकते हैं, प्रपोजल, प्रोजेक्ट प्रपोजल्स लिख सकते हैं। और इन चार ये जो चीज़ें उसने बताई हैं, नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में, आने वाले लेक्चर्स में हम इन चारों पे डिटेल से डिस्कशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है ऑनरशिप ऑफ अ राइटर्स वर्क। ऑनरशिप ऑफ अ राइटर्स वर्क इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। कैसे, अच्छा ये क्या चीज़ होती है, देखें, वो कहता है वाइल एट स्कूल योर कम्युनिकेशन ओनली बिलोंग्स टू यू, ठीक है। जो आप कम्युनिकेशन करते हैं स्कूल में वो सिर्फ आपसे बिलोंग करती है, लेकिन एट वर्क योर कम्युनिकेशन विल बिलोंग्स ओनली पार्टली टू यू, दे विल बिलोंग्स टू योर एम्प्लॉयर, वो आपके एम्प्लॉयर्स पर बिलोंग करती है। मिसाल के तौर पर, इसकी मिसाल दूँ आपको, ये नीचे दिया भी हुआ है, एग्जाम्पल दी हुई है, ये मैं आपको वैसे समझा देता हूँ। ऑनरशिप ये है, देखें, अगर आप तो स्कूल में लिख रहे हैं तो वो ज़ाहिरी बात है टीचर को पता चल जाएगा कि आपने ही लिखा है, ठीक है, उसका वो सिर्फ आपसे बिलोंग करेगा। लेकिन अगर आप एक वर्क प्लेस पर लिख रहे हैं तो आपको क्या होता है, देखें,
लिख आप किसी कंपनी की तरफ से किसी को लेटर लिख रहे हैं तो वो सिर्फ आपसे बिलोंग नहीं करता, बल्कि वो आपसे आपकी कंपनी से बिलोंग करता है। तो वो जो लेटर रिसीव करेगा उसको ये होगा कि ये फ़लाँ कंपनी से आया है, ना कि आपका नाम आएगा कि आपने मतलब वो लिखा है। ठीक है, तो ये होता है ऑनरशिप ऑफ अ राइटर्स वर्क। अच्छा जी, तो इसके बाद जो हमारा है, इट इज़ एब्सोल्युटली असेंशियल टू थिंक कॉन्स्टेंटली अबाउट द रीडर्स। जी, तो आप जिन रीडर्स को कुछ कोई चीज़ लिख रहे हैं उनके मतलब आपको ये चीज़ें सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्या चीज़ें देखें, थिंक अबाउट व्हाट दे वांट फ्रॉम यू एंड व्हाई। ठीक है, आप जिनके लिए लिख रहे हैं आप सबसे पहले सोचें कि वो आपसे क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। ठीक है ना, ज़ाहिर बात आप ये चीज़ें जहन में रखेंगे तब आप अच्छे अंदाज से उनको रिस्पॉन्स कर सकेंगे, उनको अच्छा लिख सकेंगे ताकि उनको फ़ायदा हो सके। थिंक अबाउट द वेज यू वांट टू इफ़ेक्ट देम। ठीक है, आप उनको कैसे इफ़ेक्ट कर सकते हैं। थिंक अबाउट द वेज दे विल रिएक्ट टू व्हाट यू हैव टू से। ठीक है, वो आप क्या कहना चाहते हैं आपको वो रिएक्ट कर सकें। तो ये चीज़ें आपने मस्ट जहन में रखनी है जब आपने कोई चीज़ लिखनी है किसी के लिए। ठीक है, वही ये एग्जाम्पल दी हुई है, ये आप रीड कर सकते हैं जस्ट समझने के लिए। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो है हमारी कि एज़ यू राइट इन प्रोफेशनल इन्वायरमेंट, जब आप प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में कोई चीज़ लिखते हैं तो आपको ये 3 चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, रीडर्स क्रिएट मीनिंग के आपको साथ साथ समझा भी देता हूँ कि आप जब कोई चीज़ लिख रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि रीडर्स क्रिएट मीनिंग। आप कोई चीज़ लिख रहे हैं तो जो रीडर है आपका पढ़ने वाला है वो खुद से ही उस चीज़ के मीनिंग क्रिएट कर सकता है। ठीक है, आपका चाहे वो मकसद नहीं लेकिन वो खुद से कुछ सोच सकता है कि शायद इसका लिखने का मकसद ये होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ है रीडर्स रिस्पॉन्सेज आर शॉर्टन्ड बाय सिचुएशंस। ठीक है, ये सिचुएशन को देख के कोई भी रीडर जो है सिचुएशन को देख के तो फिर वो क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, और थर्ड वाला है कि मोमेंट बाय मोमेंट बेसिस कि जो रीडर का रिस्पॉन्स होता है वो एक ये यानी कि पॉसिबल है कि अगर एक लम्हे में उसका रिस्पॉन्स कुछ हो रहा है और नेक्स्ट लम्हे में उसका कुछ रिस्पॉन्स और हो सकता है। तो ये 3 चीज़ें आपने जहन में रखनी है, इस तरह से आपने बात करनी है कि इन 3 चीज़ों का रीडर को मौका ना मिले। तो यही 3 चीज़ें जो मैंने ऊपर बताई हैं ये मैंने हाईलाइट भी कर दी हैं, आप ये रीड भी कर सकते हैं। इसके बाद एक्सरसाइज है हमारी। ठीक है, एक्सरसाइज आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यही था आज का हमारा लेक्चर। अगर पसंद आया हो तो लाजमी अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।